हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनआईओएस की क्लास 12th की होम साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो ये चैप्टर्स उन लोगों के लिए तो ज़रूरी हैं ही जो एनआईओएस से 12th कर रहे हैं और जिन्होंने होम साइंस लिया है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस से। और अगर आप DSSB में भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस में, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम फूड की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। सिर्फ हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम उन जगहें और उन पीपल के बारे में भी सोचते हैं जिनके साथ हम खाते हैं, और जिन जगह पे भी हम खाते हैं हम उनके बारे में भी सोचते हैं। तो इस तरह से फूड जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमको ज़िंदा रखने में भी, साथ ही साथ लोगों से एसोसिएट करने में भी। मतलब हम साथ मिलके खाएंगे तो हम लोगों से एसोसिएट होंगे ना, लोगों से बातचीत करेंगे ही। इट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जब से सबसे ज़रूरी जो नीड्स होती हैं, उनमें से एक है क्या? फूड। पढ़ो ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 ही बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो इन तीनों में से ही एक है रोटी, यानी कि फूड। The food that we eat is composed of small units that provide nourishment to the body। तो जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। उन यूनिट्स को मिला के फूड बनता है, और ये यूनिट्स हमें क्या देती हैं? नरिशमेंट देती हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरिंग अमाउंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं फूड में, ये डिफरेंट अमाउंट में होती हैं, और हर बॉडी पार्ट को ये डिफरेंट अमाउंट में चाहिए होती हैं। ठीक है, मतलब हर जो न्यूट्रिएंट होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिफरेंट अमाउंट में चाहिए होता है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। दिस मीन्स दैट गुड न्यूट्रिशन इज़ इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूरी है। However, if our diet provides the important units in incorrect amounts, either very less or in excess of what is required, it results in an imbalance of nutrients in our body। और अगर हमें इम्बैलेंस अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट मिला, मतलब अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया या ज़रूरत से कम ले लिया, तो इसका बुरा असर भी पड़ेगा हमारी बॉडी पे। द कंडीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड स्लो और नो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी में तरह तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं, और हमारी बॉडी की ग्रोथ स्लो भी हो सकती है, और हो सकता है ऐसा भी हो कि ग्रोथ हो ही ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि क्यों फूड ज़रूरी है, फूड के फंक्शन कौन कौन से हैं, फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको मिला के फूड बनता है। और इसके अलावा आप इन टर्म्स को भी समझोगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आफ्टर लर्निंग द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, you will then learn the source and functions of the nutrients and the amount required by different individuals। तो इन टर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। इसके बाद आप ये पढ़ोगे कि इन जो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैसे डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका फंक्शन अलग अलग होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अमाउंट जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या हो जाता है? चेंज होता रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखोगे? तो आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फूड। पहले तो आप फूड का फंक्शन एक्सप्लेन कर पाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। उसके बाद आप ये पता कर पाओगे कि न्यूट्रिएंट्स के सोर्स क्या है, और न्यूट्रिएंट्स का, हर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन है। रिलेट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो आरडीए के हिसाब से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं किन किन एज ग्रुप के लिए, मतलब बच्चे को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, वो सब चीज़ें भी आप देख पाओगे, उसको पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं लोगों के लिए, क्यों ये ज़रूरी है कि आरडीए बनाया जाए और आरडीए को फॉलो किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ फूड, खाना क्या होता है। तो फूड क्या होता है? वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को क्या दे? नरिशमेंट दे। अब फूड में सॉलिड, सेमी सॉलिड्स और लिक्विड्स तीनों तरह के फूड आते हैं। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी आइटम के फूड बनने के लिए। मतलब फूड, कोई भी आइटम आप
कब कहोगे, किस आइटम को आप फूड कहोगे? जब उनमें ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर होंगे तभी जाके कोई आइटम जो है वो फूड कहलाएगा। पहला फीचर क्या है? इट शुड बी वर्थ ईटिंग, दिस दैट इज इट शुड बी एडिबल। तो ये क्या होना चाहिए? एडिबल होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए, तभी आप उसको फूड बोलोगे। अगर आप जिस चीज़ को खा नहीं सकते आप उस चीज़ को फूड नहीं बोलोगे। और दूसरा क्या है? इससे बॉडी को नरिशमेंट मिलनी चाहिए, अगर नरिशमेंट नहीं मिल रही है तो वो फूड नहीं है। हैव यू एवर वंडर वाई फूड इज़ कंसिडर्ड अ बेसिक नेसेसिटी? क्या आपने कभी सोचा है कि फूड को बेसिक नेसेसिटी मतलब मूलभूत आवश्यकता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि फूड इज़ एनीथिंग दैट वी ईट एंड विच नरिशेस आवर बॉडी। फूड वो चीज़ है जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? नरिश करता है, नरिशमेंट देता है। इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट कंटेन्स सब्सटेंसेस विच परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन योर बॉडी। फूड हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से हमारा बनता है कि फंक्शन ऑफ फूड क्या क्या है। तो फंक्शन ऑफ फूड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो 3 बेसिक फंक्शन होते हैं फूड के। पहला है सोशल फंक्शन, दूसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन, तीसरा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो पहले सोशल फंक्शन पढ़ते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि हम किन लोगों के साथ बैठ के खाते हैं, ये भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है? हमारा जो सोसाइटी में एक प्लेस है, जगह है, वो बनती है। फूड एंड ईटिंग हैव सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। फूड का सोशल मीनिंग भी है। शेयरिंग फूड विथ एनी अदर पर्सन इम्प्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। अगर आप फूड को दूसरे के साथ शेयर करते हो तो आप क्या हो जाते हो? सोशली एक्सेप्टेबल हो जाते हो, ठीक है? लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। देखते हो ना, कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन होता है या कोई भी शादी वगैरह होता है, बर्थडे होता है, तो हम क्या करते हैं? फूड ही तो खिलाते हैं दूसरों को। फूड इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कहीं पे भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई फेस्टिवल हो, वहाँ पे फूड ही सर्व किया जाता है सबसे पहले। तो आपने ये क्या नोटिस किया नहीं है कि बच्चे का जन्म हो या बर्थडे हो या शादी हो, हर जगह पे क्या दिया जाता है? खाना खिलाया जाता है लोगों को। Food also has a specific significance and meaning in the religious context। तो अगर हम धर्म के एरिया में भी देखें तभी भी फूड का बहुत ज़्यादा महत्व है और फूड का मीनिंग है धर्म के क्षेत्र में भी। सेकंड हमारा जो फंक्शन है फूड का वो है साइकोलॉजिकल फंक्शन। वी ऑल हैव इमोशनल नीड्स सच एज नीड फॉर सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन। देखो, हम सबकी इमोशनल नीड्स होती हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गई, लव हो गया, अफेक्शन हो गया। फूड इज़ वन वे थ्रू विच दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड। तो खाना ही वो चीज़ है जिससे ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, जैसे सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, ये भी सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील व्हेन योर मदर प्रिपेयर्स योर फेवरेट फूड और डिश। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसा लगता है अगर आपकी मदर आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाती है। तो आपको लगता है ना कि वो आपसे प्यार करती है, आपकी केयर करती है, तभी तो आपका फेवरेट फूड बना रही है। फूड इज़ ऑफन सर्व्ड एज अ रिवॉर्ड ऑल्सो। रिवॉर्ड के तौर पे भी फूड दिया जाता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो हो सकता है मम्मी आपके लिए फेवरेट फूड बनाए या आपको कोई चॉकलेट ही दे दे। तो इससे क्या होता है? इससे ये समझ में आता है कि फूड आपको एज अ रिवॉर्ड भी ऑफर किया जाता है। सिमिलरली सर्टन फूड्स बिकम एसोसिएटेड विद सीकनेस सच एज खिचड़ी एंड ब्लंट फूड्स। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो रिवॉर्ड से एसोसिएट होते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि सिकनेस से, बीमारी से एसोसिएट होते हैं, जैसे खिचड़ी को देख के क्या समझ में आता है कि ये बीमारों का खाना है। सिकनेस इज़ एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, हैंस even the food items served during this state may be associated with unpleasant feeling। तो सिकनेस क्या है? एक कैसा एक्सपीरियंस है? जब आप बीमार होते हो तो आप दुखी होते हो ना, तो जो खिचड़ी है वो हमेशा सिकनेस से एसोसिएटेड होता है। इसी वजह से जब हमको खिचड़ी दी जाती है तभी भी हमारा मुंह बन जाता है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कि हम बीमार लोगों का खाना खा रहे हैं। तो फूड का अपना एक साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है। इसके बाद है थर्ड, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये तो मेन फंक्शन ही है कि फूड क्या करता है? 3 फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये 3 फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से हैं? पहला तो है ये हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को बनाता है,
तीसरा है हमारी बॉडी की जो प्रोसेस हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाता है। ठीक है, तो तीनों फंक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। पहला फंक्शन क्या है कि फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम सभी को किसी ना किसी काम को करना है और काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हर काम को करने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए, चाहे हम पढ़ रहे हों, चल रहे हों, खा रहे हों। यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो खाने से जो आप खा रहे हो। यू नीड एनर्जी इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। जब आप रेस्ट भी कर रहे हो ना, तभी भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है एनर्जी की? क्योंकि आप भले ही रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, तो इनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे देखो लिखा है ना कि आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, स्टमक भी काम कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है जो कि ब्रीदिंग में आपको हेल्प कर रहा है। तो इन सबको ज़रूरत है एनर्जी की। इसी वजह से जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तभी भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो फूड है वो एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी को बनाने में भी फूड हेल्प करता है। देखो आपने कभी देखा होगा, सोचा होगा कि कैसे छोटा बच्चा एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे उसकी बॉडी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। एक छोटा सा सेल बड़ी बॉडी बना देता है। एक छोटा सा सेल कई थाउजेंड्स सेल्स में क्या कर दे हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और फिर हमारी बॉडी को बनाता है। और नए सेल जो बन रहे हैं उनको किसकी ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तभी तो वो सेल बनेंगे। फूड इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल्स को बनाने के लिए खाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल भी हमारे क्या होते हैं, मरते हैं, डैमेज होते हैं, और नए सेल हमेशा हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, और जिसको बनाने के लिए फूड की ज़रूरत है। थर्ड है हमारा, फूड रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। तो क्या करता है फूड, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी प्रोसेसेस को करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी है पहले ही। तो रेगुलेटरी फंक्शंस रिफर्स टू द रोल ऑफ फूड इन कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। देखो हमारी बॉडी कंट्रोल करने में फूड ज़रूरी है ना। देखते हो आप, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर हमारा टेम्परेचर उससे आगे बढ़ा तो हम अपने आप को बीमार समझते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी फूड की ज़रूरत है। तो कौन सा टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल होना चाहिए? अगर हम फ़ारेनहाइट में काउंट कर रहे हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में काउंट कर रहे हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सिमिलरली द हार्ट बीट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड एट 72 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट बीट भी देखते ना मेंटेन रहती है। अगर हार्ट बीट बढ़ जाए या कम हो जाए तो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो 72 बीट्स बार हमारा दिल धड़कता है एक मिनट में। तो ये चीज़ भी कौन मेंटेन करता है, फूड ही मेंटेन करता है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता रहता है स्टूल के रूप में, स्वेट के रूप में, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और जिस समय हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है तो उस समय डिजीज़ से लड़ने के लिए भी फूड की ज़रूरत है। हमें डिजीज़ ना हो, डिजीज़ से हमारे शरीर को बचाने के लिए भी फूड की ज़रूरत है। द फूड दैट वी ईट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ जर्म्स। तो डिजीज़ के जर्म्स से लड़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। लुक एट द इलस्ट्रेशन 4.1 टू लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें आप ये देख सकते हो, एक फिगर दी गई है जिसके थ्रू बताया गया है कि फूड के क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो फूड बनाया गया है और यहाँ पे इसके फंक्शन बताए गए हैं। देखो इसका सोशल फंक्शन है, ये यहाँ पे इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन है, और तीसरा यहाँ पे इसका क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। यहाँ पे एनर्जी भी देता है फूड आपको, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, स्ट्रेंथ देता है, और बॉडी के रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं उसको क्या करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है, रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखो हमें पता है कि हम सब लोग खाना खाते हैं, और खाना क्या करता है, हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है, और हमें इस काबिल बनाता है कि हम फिट रहें और हेल्दी रहें।
The food that we eat undergoes many processes, like first the food is digested, then it is absorbed into blood and transported to various parts of the body where it is utilized. आपको पता है कि जब फूड हमारी बॉडी में जाता है तो उसके साथ कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचाया जाता है और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इन एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं और फूड को बॉडी यूटिलाइज करती है। तो न्यूट्रिशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या है, न्यूट्रिशन इज इक्वल टू ईटिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन। ये सारा प्रोसेस मिलके क्या बनाता है, न्यूट्रिशन बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो फूड में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ना, वो दोनों ही इक्वली बेनिफिशियल हैं हमारी बॉडी के लिए और दोनों का ही रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। तो बारी बारी दोनों को हम पढ़ेंगे। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये क्यों इनका नाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों है? क्योंकि बॉडी को इनकी भारी मात्रा चाहिए होती है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को ये चाहिए होता है। ठीक है, देखो लिखा है दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इन फूड एंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय द बॉडी। तो फूड में भी ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी को भी ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तीन हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट को ही हम ऑयल भी बोलते हैं। तो तीन हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, या जिसको हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। अगर हम अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये क्या है, ये लार्ज क्वांटिटी में सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, पोटैटोज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्च के रूप में। ये कहाँ पाए जाते हैं? अनाजों में, दालों में और आलू में। दे आर प्रेजेंट एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन शुगर, जैगरी, फ्रूट, हनी एंड मिल्क। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में शुगर में, गुड़ में, फ्रूट्स में, हनी में, दूध में इसमें मिलते हैं। स्टार्च एंड शुगर आर इजीली डाइजेस्टेड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो ये जो इस तरह के स्टार्च हैं, जैसे जो अनाज और दालों वाले स्टार्च हैं, ये इजीली क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं। इसके अलावा जो भी मीठी चीज़ें हैं जैसे शुगर हो गया, गुड़ हो गया, ये भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। लेकिन जो अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर होते हैं, ये सेलुलोज की फॉर्म में होते हैं या हेमी सेलुलोज की फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये जो है ना, ये स्टूल के रूप में हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, दे ऐड वर्क टू द स्टूल एंड हेल्प इन ईजी डेफिकेशन प्रोसेस। तो जो भी हमारा डेफिकेशन प्रोसेस होता है, मतलब जो हमारा कह सकते हो कि हमारे पेट को साफ रखने में ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, एक तो अवेलेबल और दूसरा अनअवेलेबल। जो ये अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है ना, ये किसी तरह का एनर्जी हमको नहीं देता, बस ये हमारे पेट को हेल्दी रखता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड इट इज़ मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। तो एनर्जी तीनों से हमें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी, फैट से भी और प्रोटीन से भी, और इसको किस में नापा जाता है, किलो कैलोरीज में नापा जाता है। हाउएवर कार्बोहाइड्रेट्स आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये एनर्जी के बहुत ही चीपेस्ट सोर्स है, मतलब आसानी से कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल सकती है।
If there is a short supply of carbohydrates and fat in our body, protein are utilized for energy production. देखो, अगर प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं मिलता तब जाके प्रोटीन से शरीर क्या लेता है, एनर्जी लेता है। नहीं तो कोशिश करता है शरीर कि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही एनर्जी ले, प्रोटीन को बाकी काम में लगा दे। जैसे प्रोटीन का मेन काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग का काम प्रोटीन करता है। इसके अलावा एनर्जी देने का काम फैट और कार्बोहाइड्रेट करता है। देखो, प्रोटीन एनर्जी भी देता है, लेकिन जनरली प्रोटीन से एनर्जी हम लेते नहीं हैं, हम इन्हीं दोनों से एनर्जी लेते हैं। किससे? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। प्रोटीन उस सिचुएशन में हमें एनर्जी देता है जब हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट न मिल रहे हों तब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू प्रोवाइड फॉर बॉडी बिल्डिंग, देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट हैव टू बी कंज्यूम्ड इन प्रॉपर अमाउंट टू स्पेयर प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट हमको ज़्यादा लेना चाहिए ताकि प्रोटीन को एनर्जी देने का काम न करना पड़े, क्योंकि अगर प्रोटीन एनर्जी देने का ही काम करने लगेगा तो बॉडी बिल्डिंग का काम फिर कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये यहाँ पे क्या है, समराइज किया गया है फंक्शंस को कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पे पहला तो फंक्शन है वो है क्या, एनर्जी देने का। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी का, और ये प्रोटीन को क्या करता है, बचाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को क्या करता है, स्पेयर करता है, बचाता है, ताकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फंक्शन कर पाए। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो प्रोटीन को फिर ऊर्जा देनी पड़ेगी और वो बॉडी बिल्डिंग फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर्स वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पेट को साफ रखते हैं और डेफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। किलो कैलोरी इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी इन फूड। तो फूड की जो एनर्जी है उसको नापने के लिए हम किलो कैलोरी का यूज़ करते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेस हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो अगर हम सीरियल्स की बात करें, अनाज की बात करें, तो जो हमारा गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, इससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम पल्सेस की यानी कि दालों की बात करें तो राजमा, चना, सभी तरह की दालें जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। इसके अलावा रूट्स और ट्यूबर्स से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे पोटैटोज़ हो गए, स्वीट पोटैटोज़ हो गए, टैपियोका हो गया, बीट रूट हो गया। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा शुगर और गुड़ से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन भी सेम एनर्जी देता है जितनी कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और इसका मेन काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है, एनर्जी देना इसका मेन काम नहीं है। प्रोटीन जो है वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड्स को मिला मिला के क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन बनते हैं। तो 22 अमीनो एसिड्स जो होते हैं टोटल पाए जाते हैं, और इसमें से जो 8 अमीनो एसिड्स हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ठीक है, देखो लिखा है कि देयर आर 8 अमीनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर। तो 8 अमीनो एसिड्स को बॉडी नहीं बना पाती, जो बाकी के अमीनो एसिड्स हैं उनको बॉडी बना लेती है। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। पहला है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जिनको हमको बाहर से लेना ही पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है बाहर से लेना, इसीलिए इनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी क्या कर देती है, बना लेती है, इसको हमको बाहर से लेना ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए ये नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस कि प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या हैं और प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हैं, किन किन फूड से हमें प्रोटीन मिलता है। तो फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जो भी टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने के लिए। नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स को बनाती है, हार्मोन्स को बनाती है, एंटीबॉडीज़ को भी बनाती है, और हीमोग्लोबिन को बनाने में भी प्रोटीन हेल्प करती है। अगर प्रोटीन कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का जो थक्का जमता है उसको जमाने में भी हेल्प करता है प्रोटीन। उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड भी करता है अगर ज़रूरी हो तो, अगर कार्बोहाइड्रेट काम नहीं कर रहा हो तो। सोर्स क्या है, तो आपको पता है कि मीट, पोल्ट्री और फिश जो है इसका क्या है, सबसे मेन सोर्स है। हमें
मतलब एग से, फिश से, पोल्ट्री से, मीट से ही हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीज़ों से भी हमें प्रोटीन मिलता है, दालों से भी प्रोटीन मिलता है। अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो सोयाबीन एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि वेजिटेरियन फूड है जिससे हमें प्रॉपर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अनाज से, नट्स से, ऑयल सीड्स से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना सोयाबीन और मीट, फिश और मिल्क से मिलता है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स भी बताए गए हैं प्रोटीन के बारे में। देखो, एनिमल प्रोटीन को बताया गया है कि एनिमल प्रोटीन जो होता है, जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये वेजिटेबल प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोटीन में लगभग लगभग सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और मैंने भी आपको बताया कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो एनिमल प्रोटीन जो होता है, जो मीट होता है, एग होता है, मिल्क होता है, इसमें लगभग लगभग सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। Including 2 or more sources of vegetable protein in each meal help to improve the quality of protein in and their utilization। तो अगर हम वेजिटेबल प्रोटीन्स ले रहे हैं ना, तो हमें 2 से ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेस लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जो डिमांड है प्रोटीन की, बॉडी की जो प्रोटीन की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। ठीक है, जबकि एनिमल प्रोटीन में ऐसा नहीं है। अगर आप मीट भी खा लेते हो खाली, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप अंडा खाओ, आप दूध भी पियो। आप एक भी सोर्स अगर लेते हो तो आपको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल सोर्सेज पे ही खाली डिपेंड हो, तो फिर आपको 2 से ज़्यादा सोर्सेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक अकेला वेजिटेबल सोर्स आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एनफ कार्बोहाइड्रेट और फैट टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू सप्लाई दीज कैलोरी। ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी नहीं मिल पा रही है बॉडी को, तो फिर प्रोटीन टूटने लगता है और वो एनर्जी देने का काम करता है। व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर अदर वाइटल फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रोटीन एनर्जी में ही यूज़ हो जाएगा, एनर्जी देने का ही काम करेगा, तो बाकी जो भी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो प्रोटीन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इसको आप पढ़ लेना, देख लेना। इसके बाद तीसरा जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट या ऑयल्स। तो ये क्या करते हैं, देखो, 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है। आपको पता है फैट जो है वो कैलोरी हमको ज़्यादा देता है, वो एनर्जी ज़्यादा देता है, लेकिन हम फैट को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी देने के साथ साथ फिर ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा और फिर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और फिर तरह तरह की डिजीजेज हमारी बॉडी में आ जाएंगी। फैट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड फैटी एसिड्स। जैसे प्रोटीन किससे बन रहा था, अमीनो एसिड से बन रहा था, उसी तरह फैट भी फैटी एसिड से बनता है। द नेचर ऑफ फैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट। तो जिस तरह का फैटी एसिड फैट में होगा, उसी तरह का फैट का नेचर होगा। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो सॉलिड फैट्स में पाए जाते हैं। मतलब ऐसा फैट जो कि क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो जम जाता है, तो उसमें जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जो तेल होते हैं ना, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जमते नहीं है। मतलब अगर इनको ठंडा टेम्परेचर में भी रख दिया जाए तो ये जल्दी जमते नहीं हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं ना, वो किससे भरे होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरे होते हैं। तो डू यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। और आपको पता है कि फैट एंड ऑयल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑयल क्या होता है, ऑयल वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, लेकिन जो फैट होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो फैट में कैसे फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड, और ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
अब यहाँ पे बात करेंगे हम फंक्शन और सोर्सेस की, कि फैट का क्या फंक्शन होता है, फिर हम सोर्सेस की भी बात करेंगे। तो फंक्शन में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये एनर्जी देता है, आपको पता है। और अगर एनर्जी ये देगा तो प्रोटीन का जो एनर्जी देने का काम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और उनको एब्जॉर्ब करने में फ़ैट ही हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल होते हैं, फ़ैट में आसानी से ये विटामिन घुल जाते हैं। हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो फैट क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, बॉडी की हीट को ये कंजर्व करता है, उसको बाहर जाने नहीं देता है। इसके अलावा ये जो भी हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी बेस प्रोवाइड करता है, उनको भी एक कवर प्रोवाइड करता है ताकि उनके ऊपर कोई भी बाहरी चोट ना लगे। और ये टिश्यूज़ की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो भी ऊतक हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। सोर्सेस क्या हैं फ़ैट के, आपको पता है कुकिंग ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब सोर्सेस हैं। इसके अलावा ऑयल सीड्स और नट्स जो है, जैसे मूंगफली हो गया, काजू हो गया, इसमें भी हमारा फ़ैट पाया जाता है। मीट में, पोल्ट्री में, फ़िश में, एग में भी फ़ैट पाया जाता है। और जो हमारा चीज़ होता है, मिल्क होता है, जो होल मिल्क होता है, मतलब जो एकदम प्योर मिल्क होता है, गाढ़ा मिल्क होता है ना, उसको हम उसके अंदर भी जो फ़ैट है वो पाया जाता है। इसके बाद स्पेशल फीचर्स यहाँ पे फ़ैट के बारे में कुछ दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला जो स्पेशल फीचर है फ़ैट के बारे में वो है फैट इम्प्रूव द टेक्सचर एज वेल एज एब्जॉर्ब एंड रिटेन फ्लेवर्स मेकिंग मील्स मोर एपिटाइजिंग। तो ये क्या करता है, फ़ैट जो अब आप उसमें डालते हो ना खाने में, तो ये खाने के टेक्सचर को भी चेंज कर देता है और खाने को देखने में अच्छा बनाता है। आप सोचो कि अगर आप बिना घी के या तेल के खाना बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, तो वो कैसा बनेगा। तो ये क्या करता है, सब्ज़ी को, खाने को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है, उसके टेस्ट को क्या करता है, इन्हेंस कर देता है। और फिर देखने में भी खाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। इसके बाद दूसरा फीचर है कि फ़ैट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पेट में लंबे समय तक बना रहता है, जिससे आपको फुलनेस वाली फीलिंग आती है। मतलब आपका पेट आपको भरा भरा लगेगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी अगर आपने कोई फैटी चीज़ खाई है तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एंड इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।